नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के क्रम में हम टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य के इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी सूचना देना चाहूँगी, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व आधुनिक काल की यह प्रैक्टिस आधुनिक काल की ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी। आधुनिक काल में पद्य वाला आपका पूरा पोर्शन हम टॉपिक वाइज यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग, इस तरीके से पूरा क्रमबद्ध रूप से हमने पढ़ लिया है प्रैक्टिस बुक के माध्यम से। अब हम गद्य विधाओं का विकास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उपन्यास गद्य विधा को पढ़ रहे हैं। वर्तमान में आपने नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी के पेपर भी देखे होंगे या आरपीएससी वाले, तो उसमें सर्वाधिक प्रश्न यदि किसी गद्य विधा से पूछे जाते हैं तो वो उपन्यास है। जैसे कि अगर आपसे कथन और पात्र भी पूछे जा रहे हैं, यूँ तो हालांकि नाटक से भी पूछे जाएंगे, पर उपन्यासों से सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं। पूरा उपन्यास आप एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, तो इस तरीके की ये जो प्रैक्टिस बुक है ये आपके लिए बहुत सहयोग करेगी। इसमें सभी तरीके के प्रश्न दिए हुए हैं। दूसरा, इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। वहाँ पर भी प्लेलिस्ट मैंने कल ही अपडेट कर दी है। आपका आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से वहाँ पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट से आप ज़रूर चेक करें यदि पहली बार ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो। कभी कभी वीडियो नहीं भी आ पाता 2-2, 3-3 दिन तक, तो लेकिन इसके अलावा दोनों चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आपकी सभी टेक्स्ट बुक, आपके प्रैक्टिस सेट और पुराने पेपर उपलब्ध हैं। तो आप प्रतिदिन प्लेलिस्ट से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पर डे वीडियो का इंतज़ार करें। आगे बढ़ाते हैं कक्षा को, बहुत सारी बातें हो गई। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के प्रश्नों से आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। कल हमने DSSB के प्रश्नों को देखा था। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? आपको परीक्षा गुरु नहीं लगाना है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को शुक्ल ने माना है, लेकिन देवरानी जिठानी की कहानी 1870 में पंडित गौरी दत्त की रचना को गोपाल राय हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें दे भी रखा है नीचे। परीक्षा गुरु को जो 1882 में लिखा गया, यानी कि देवरानी जिठानी की कहानी 1870 में लिख दी गई। उसके 12 साल बाद 1882 में श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु लिखा, तो उसको शुक्ल पहला उपन्यास मानते हैं। जबकि वामा शिक्षक कब लिखा गया? देवरानी जिठानी की कहानी 70 में लिखी गई, पहला उपन्यास। फिर दूसरा 72 में लिखा गया वामा शिक्षक, जिसको ईश्वरी प्रसाद और कल्याण द्वारा रचित उपन्यास है ये। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 70 में ही लिख गया था देवरानी जिठानी की कहानी, तो आचार्य शुक्ल 82 वाले को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आचार्य शुक्ल का कथन है कि ये अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है, यानी अंग्रेजी में जिसे नॉवल कह के लिखा जा रहा था उस तरीके का अगर कोई उपन्यास है तो वो परीक्षा गुरु है, ना कि देवरानी जिठानी की कहानी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपका फिर यहीं से बन रहा है। मैंने जैसा कि कहा कि ये बहुत ही गजब की प्लेलिस्ट आपके लिए मैंने बना दी है, बस आपको रिवाइज करना है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। ये नेट में भी पूछा हुआ था पुराने पेपर्स में, अभी तो ये सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा, लेकिन नेट के एक पेपर में ये हमने पढ़ा था। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव का पूछा है तो हो सकता है अगली बार फिर पूछ ले, फिर देख लेते हैं। संजीव के अन्य उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी 81, ये 1981 है। ठीक है, 100 वर्षों का अंतर आ गया। देखिए, 1882 में रचित परीक्षा गुरु को माना है शुक्ल ने प्रथम, और उसके 100 वर्ष लगभग 99 हो गए। 1981 में संजीव लिख रहे हैं किशनगढ़ के अहेरी। सर्कस 1984, धार 1990,
सावधान नीचे आ गए 86, जंगल जहां शुरू होता है 2000। अच्छा, संजीव का ये जंगल जहां शुरू होता है 2000 वाला ये चर्चित रहा, शायद पुरस्कृत भी है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। संजीव का फांस में किसान आत्महत्या का वर्णन है, हो सकता है अब की बार पूछे जंगल जहां शुरू होता है, तो 2000। बहुत से लोगों को लगता है कि मैम आप टाइम बहुत वेस्ट करते हो, तो उनके लिए मैं बस क्या ही कहूँ। यानी आप लोग सोच रहे हो, आप लोग बस ये चाहते हो कि मैं आऊँ, फटाफट आपको क्वेश्चंस दूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं चली जाऊँ, है ना। लेकिन मैं बस आपसे ये भी ना कहूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब ना कहूँ। चलिए, नहीं कहती। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो ना करें। आगे बढ़ते हैं। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी और विश्रामपुर का संत। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 से ये प्रश्न बन रहा है। राग दरबारी क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो वैद्य जी श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 के पात्र हैं। इस उपन्यास में सिपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूनी घाटी का सूरज 1957 में इससे पहले लिख दिया। अज्ञातवास भी 1962 में राग दरबारी से पहले लिख दिया। तीसरे नंबर पर इन्होंने राग दरबारी लिखा और फिर इन्होंने लिखा विश्रामपुर का संत 1998 आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। राग दरबारी उपन्यास की काफ़ी जो है चर्चाएं मैंने सुनी हैं। राग दरबारी अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको शीघ्र ही राग दरबारी को मैं आपको हिंदी बुकशाला पर सुनाऊंगी, ठीक है। तो आप इसके लिए इंतज़ार करें। राग दरबारी पढ़िए, क्योंकि शिवपालगंज है, वैद्य कहाँ की जिंदगी का वर्णन है, इसके पात्र कथन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा वर्तमान में कई रचनाएं अचानक से, जैसे गोदान है आपका, बंटी है, महाभोज, ये तो मैला आंचल, ये तो हमेशा से ही रही हैं परीक्षाओं में पेपर सेटर की पसंद, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान इन रचनाओं पे है, तो आप लोग पढ़िएगा। बुकशाला से आप प्लेलिस्ट मैंने सेट कर दी है, नाटक वाली भी, तो वो आपके जितने भी हैं आप कंप्लीट करते हुए चलिए। जितने नाटक लगे हुए हैं उनको कंप्लीट आप पढ़ते हुए चलें, तब जाकर आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर उपन्यासों के पात्र दे रखे हैं, हालांकि देख तो सकते हैं पर कोई फायदा नहीं है, जब तक उपन्यास नहीं पढ़ोगे आप ऐसे नहीं रट पाओगे। फिर भी देख लीजिए। वैद्य जी, रूपवन बाबू, रंगनाथ, जोगनाथ, बद्री पहलवान इत्यादि। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब ये चौथे नंबर का आपका प्रश्न है, यूपीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है और यूपी पीजीटी में भी पूछा हुआ है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? सेवा सदन। थोड़ा सा देखने में हो सकता है परेशानी हो रही हो आपको, क्योंकि देखिए लाइट चली गई है, तो उस वजह से भी एक सेकंड थोड़ा सा सेट करते हैं इसको, क्या अच्छा और दिखे आपको। जी, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? सेवा सदन। सेवा सदन 1918 पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से 1917 में लिखा गया, ठीक है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गौशाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था। ये हो गए आपके यूपीएचसी वाले। नेक्स्ट आपका हरियाणा टीजीटी वाला है, देख लीजिए। सुमेलित करना है, ये बहुत मस्त प्रश्न होते हैं क्योंकि ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट देखते हैं इसको। दिल एक सादा कागज। आप उत्तर ना देखें, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके माइंड में आ रहा है कि दिल एक सादा कागज किसकी रचना है? राही मासूम रजा की। जिसका दिल एक सादा कागज होगा वो कितना मासूम होगा, बस ऐसे ट्रिक लगा लीजिए। धरती धन ना अपना, जगदीश चंद्र का फेमस उपन्यास है ये। जाग मचंदर गोरख आया, बिशंभर नाथ उपाध्याय। नागफनी का देश अमृत राय का है। अमृत राय का मानस का हंस आप पढ़ते होंगे, नागफनी का देश भी आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का ये पेपर है, स्वयं लेखक की। स्वयं लेखक कहते हैं कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी, यानी जितनी सुंदर और आकर्षक वो दिखती है उतनी सीधी वो है नहीं।
वह अपनी रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती है। पूरे उसमें आप देखते हैं कि मालती पुरुषों को अपनी नाखून की नोक पे रख के चलने वाली स्त्री, उसे मालूम है कि पुरुष का जो लंपट स्वभाव के पुरुष हैं, सबके बारे में नहीं, क्योंकि यही मालती मेहता के लिए समर्पित होती है, लेकिन हर किसी के लिए समर्पित नहीं है। बात हंस के करती है, अच्छे से तैयार होकर लगती है, पुरुषों को लगता है कि ये कोई उपभोग की वस्तु है, लेकिन वो अपने नाखून की नोक पे इन पुरुषों को नचाती है और अंत में अपने जीवन को नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा के लिए समर्पित करती है। और मालती और मेहता से संबंधित बहुत प्रश्न गोदान से पूछे जाते रहे। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? सेकंड, आपका आरपीएससी 2020 का सेकंड प्रश्न है गोदान से। उपन्यास विधा से तो है ही, उपन्यास विधा से तो आरपीएससी में 8-10 प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे, बट ये देख लीजिए गोदान का दूसरा देखिए आप। झुनिया, सीलिया, गोविंदी तीनों हैं। रूपा, चूहिया, नोहरी ये भी हैं। धनिया, मालती और वृंदा। वृंदा हमने कहीं नहीं पढ़ा, वृंदा पात्र हमने नहीं पढ़ा। सोना, पुनिया, सरोज ये तो पढ़े हैं, ठीक है। तो ये वृंदा ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी गलत है। आगे देख लेते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है उपन्यास गद्य विधा से और ऑफ कोर्स गोदान से। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक का यह कथन है। ये बहुत ही छोटा सा पात्र है, उसका कथन पूछ लिया। फेमस पात्रों के कथन न पूछ के छोटे पात्रों के कथन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बहुत से भी दिए हुए हैं, तो वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा उपन्यास ही जब पढ़ लिया तो बार बार क्या पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन आपके क्वेश्चन हो गए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के गोदान से। चौथा देख लेते हैं हम त्यागपत्र से। त्यागपत्र आरपीएससी के सिलेबस में है, पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त क्या है? आत्मपीड़न बहुत देती है, परदया भाव बहुत है, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री है, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। समाज को तोड़ने फोड़ने का नहीं भैया, वो तो अपनी जिंदगी जीना चाहती है अपने तरीके से बस। खैर, त्यागपत्र का मुख्य संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जैनेन्द्र का है, और जैनेन्द्र के सारे उपन्यास मनोविश्लेषणवादी हैं, स्वयं भी वे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, तो मनोविज्ञान। ये दो आपके त्यागपत्र से, तीन रह गए, तीन गोदान से आ गए, 3 त्यागपत्र से। जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर सेट कर रहा है ना, बहुत अलग तरीके के माइंड। गोदान लेके बैठ गया, 3 प्रश्न वहां से, त्यागपत्र लेके बैठ गया, 3 प्रश्न वहां से। चलिए, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन क्या है? उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, बिल्कुल, तभी वो त्यागपत्र देता है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, बिल्कुल सोचता है। बुआ से जब कोठरी में मिलने जाता है तब वो क्या सोचता है? समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, बिल्कुल। आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, कहीं भी प्रयत्न नहीं करता, बल्कि वो परेशान होकर त्यागपत्र दे देता है। ऑप्शन नंबर डी है जो प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाता, ठीक है। चलिए, अब ये 3 प्रश्न गोदान और त्यागपत्र से देख लीजिए। अब आपका महाभोज है सिलेबस में, उसको देखेंगे, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो महाभोज उपन्यास में यह कथन बिंदा का हो सकता है, इसके हिसाब से बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, बिंदा का ही ये कथन है। महाभोज भी हमने बुकशाला पर पढ़ लिया है, एक भी प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं आया जो हमने नहीं पढ़ा है। तो उपन्यास 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो महाभोज हमने पढ़ लिया है। अब आपका दूसरा प्रश्न महाभोज से देख लेते हैं। मनु भंडारीकृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979। नाटक के रूप में इसे 1983 में प्रकाशित किया गया। वैसे ये है एक राजनीतिक उपन्यास। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब देखिए,
मैंने ये जो महाभोज उपन्यास है ना, ये नाटक वाली प्लेलिस्ट में लगा दिया। हिंदी बुकशाला चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, हिंदी नाटक बुक्स नाम है प्लेलिस्ट का, हिंदी नाटक। जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट तो आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे, तो भारतवर्ष के किसी भी कोने से जो नाटक आपके सिलेबस में निर्धारित हो वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो आप उसमें सेट कर दूंगी। इसके अलावा अलग से भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, यूपी वालों के लिए अलग, आरपीएससी वालों के लिए अलग, इस तरीके से सेट कर दूंगी। लेकिन फिर भी एक प्लेलिस्ट रहेगी, जैसे नाटक तो उसमें सारे नाटक मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी रचना विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? विकारिणी, चित्रशाला, माँ और चंद्रकांता। अब आपको ना भी पता हो कि विशंबर शर्मा की कौन सी है, क्योंकि विशंबर शर्मा की ताई फेमस है जो हमने पढ़ ली, लेकिन चंद्रकांता तो आप जानते हैं ना कि चंद्रकांता तो देवकी नंदन खत्री की है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित है, गलत। ये उच्च कोटि के साहित्यिक, गलत। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है, बिल्कुल। तिलस्मी तरीके के उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, ऑप्शन सी। अब GSSB के सिलेबस में इनका चंद्रकांता उपन्यास लगा नहीं है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही बनेगा। नदवी के दीप किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अज्ञे का उपन्यास है। आंचलिक उपन्यासकार कौन से? फणीश्वरनाथ रेणु, हम सब ने इनका मेलांचल 1954 में पढ़ा है। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकी नंदन खत्री। DPPG में चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए घुमा फिरा कर, ठीक है। जासूसी उपन्यासों में हिंदी के प्रवर्तन करने का श्रेय किसको है? गोपाल राम गहमरी को। इनकी है ना वो अद्भुत लाश और गुप्तचर इत्यादि, हाँ ये रहा ना, अद्भुत लाश 1896, सरकटी लाश 1900, तो ये गोपाल राम गहमरी को है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन थी? मैत्रेयी पुष्पा। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से, है ना, वही भारतेंदु का समय है, वही लगभग 1872 पढ़ा आपने अभी, वो परीक्षा गुरु का समय है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा का। नीला चांद और मुझे चांद चाहिए, ठीक है, इस तरीके के जो उपन्यास हैं। ये क्या पूछ रहा है? मुझे चांद चाहिए, हाँ ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का है ये। इसके साथ ही हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे मैडम सही से दिख नहीं रहा। भले इसे सही से नहीं दिखा हो, क्योंकि लाइट आपकी जैसे ही वीडियो बनाने बैठी चली गई और फिर वीडियो आपके रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मैंने बना दिया। सुनाई तो बहुत अच्छे से दिया होगा, तो आप इस आधार पर चेक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे पुनः हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक के साथ। आलोचकों के रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी UPHESC वाला जो सिलेबस है उसमें निर्धारित है, ठीक है, तो उनको पढ़ना ज़रूरी है। नेट वाले विद्यार्थियों को भी उनकी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो बुक के वीडियो के साथ आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।